हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं 5 व्हील पर कर कुछ हटके। जैसा इस हमारे चैनल का थीम है कर कुछ हटके, आप सभी को दूसरों से डिफरेंस करने के लिए हम लोग मजबूर ज़रूर कर देंगे। हमारा जो पूरा टीम है आपको डिफरेंस बनाकर ही रहेगा और विदाउट यूनिक बने हुए आपकी पहचान इस दुनिया में होने वाली है नहीं। बिकॉज सब लोग तो एक जैसा काम कर रहे हैं, उसमें कुछ आपको स्पेशल तो करने होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट। अभी तक के लेक्चर में हम लोग बात किए हैं मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ और उसके जो भी कंडीशन थे, टर्म्स कंडीशन, उस पर सभी पर बात किए हैं। आज हम इनिशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट को, और क्या है डिटर्मिनेंट, कैसे इसके वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट। तो इस शब्द को सुन करके आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज, किस तरह से, कहाँ उपयोगी है, काम का है। तो इस पर थोड़ा सा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मुझे विश्वास है कि आज के लेक्चर के बाद आपको ये सब कुछ चमकने लगेगा, अर्थात आपके दिमाग में ये चीज़, ये थीम आ जाएगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो देखेंगे यहाँ कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये देखेंगे इट इज रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है और कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सिंपल है, बहुत ही आसान है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर को एसोसिएट कर देते हैं, देन वह मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो चले इसको देखते हैं क्या है और आगे यहाँ इस पर बात ध्यान देंगे। कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटर्मिनेंट को इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है, या डिटर्मिनेंट ए या इस डेल्टा के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आसान हो जाएगा। ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 5 और यदि कोई कहे, आप बताओ यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इससे एसोसिएट जब करेंगे, डिटर्मिनेंट को एसोसिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसी ए को डिटर्मिनेंट के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए, या इससे ही बोलेंगे DET ऑफ ए, या इसे ही बोलेंगे डेल्टा। देखेंगे यह 3 पार्ट में है और 3 पार्ट में होने के साथ साथ अब आप बताओगे इसका भी, इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट में जैसे कन्वर्ट करेंगे यह जो स्क्वायर ब्रैकेट है अब वो ब्रैकेट हट जाएगा। बिकॉज इससे पहले जब मैं मैट्रिक्स पर बात किया था तो मैं बताया था कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं, या डबल लाइन का यूज करते हैं, या वैसे ही छोड़ देते हैं। बट जब कभी भी डिटर्मिनेंट को डिनोट करना हो तो आप सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जैसे आप देख लें यह जो मैट्रिक्स है, अब यहाँ से यह राउंड ब्रैकेट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ डिटर्मिनेंट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 और 3 5, है ना जी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, देखेंगे सिंपल है। अब आप देखोगे इस तीनों को यूज हमें एक साथ नहीं करना है, तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। जनरली हम इसका यूज कर सकते हैं, किसी का यूज कर सकते हैं, तीनों का सेंस एक ही है। और जब इस मैट्रिक्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना आसान। कोई इशू है क्या? अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। और यहाँ देखेंगे
इसके साथ साथ नोट में कुछ बातें हैं। नोट में क्या कह रहा है, फॉर ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनांट ए इज रीड एज, अभी देखेंगे इसको क्या पढ़ा जाता है, इसे रीड एज डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान देंगे, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। आप ध्यान में होगा 11th क्लास में आप लोग सीखे होंगे मॉडुलस। मॉडुलस की बात करें तो इसका भी सिंबल सिमिलरली होता है, और देखेंगे जब सिमिलरली होता है, जैसे यहाँ मोड 5 की बात करें तो इसका रिजल्ट 5 होता है। लेकिन अगर वही बात की जाए मोड -2 का, तो मोड -2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इट मीन्स इस मोड का मतलब ये है कि इसके अंदर यदि कोई भी वैल्यू हम रखें, पॉजिटिव रखें तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या निगेटिव भी रखेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ यह मॉडुलस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है क्या, डिटर्मिनांट की। और डिटर्मिनांट को हम आगे सीखने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है, इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। देखेंगे दूसरा कह रहा है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनांट्स। यह भी कन्फर्म हो जाइए कि कभी भी डिटर्मिनांट बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। ये कोई कहेगा कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बना ले, तो यह पॉसिबल नहीं है। जब बनेगा, जब वह क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी हम उसके डिटर्मिनांट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो। डिटर्मिनांट किसे कहेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे, डिटर्मिनांट और मॉडुलस में क्या डिफरेंसेस है, और किस तरह के मैट्रिक्स को डिटर्मिनांट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट। किसी डिटर्मिनांट के वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट। बहुत ही मज़ेदार, आसान होने वाला है। आप यहाँ ध्यान देंगे, पूरे अंत तक बने रहेंगे, और मुझे विश्वास है उसके बाद आपको किसी तरह की कोई समस्याएं होगी नहीं। तो यहाँ बोला है क्या, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट यानी कि जब कभी भी डिटर्मिनांट बनेगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। आपको पता है कि नहीं है, आप बताओ, डिस्कस किया अभी। तो कभी भी जो डिटर्मिनांट बनेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। अब आप बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स किस किस तरह का, किस किस ऑर्डर का होता है। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का होता है, 2 ऑर्डर का होता है, 3 ऑर्डर का होता है, तो अभी 4 ऑर्डर का भी होगा। लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर तक ही डिस्कस करना है, इसी पर बात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 ऑर्डर का होगा तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। कह रहा है डिटर्मिनांट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ इसको डिफाइन किया है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनांट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। सिंपल है, बहुत ही आसान है। कह रहा है क्या, कोई मैट्रिक्स हो जिसमें मान ले 5 है, तो इसके डिटर्मिनांट को कैसे डिनोट करेंगे। अभी बात किए थे डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनांट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। सिंपल है। और 5 जब होगा तो ज्यों का त्यों इसी को ले लेंगे। अब इस 5 को कोई ए ना समझे, अभी जैसा कि हम लोग किस पर बात किए थे, मॉडुलस पर बात किए थे, तो इसे मॉडुलस नहीं समझना है, यह मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस को डिफाइन नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे, सिंपल सा, अगर मान ले कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें दे -6 और कहेगा कि इसका डिटर्मिनांट कितना हुआ, तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इसका डिटर्मिनांट क्या क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए भाई। तो देखेंगे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, आप भी कीजिए, आप पीछे न हटिए। तो देखेंगे इस बी के डिटर्मिनांट को फाइंड करना, इसे डिनोट कैसे करेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ बी।
और b का डिटर्मिनेंट, इसे भी डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे होगा। अगर यह मॉडुलस होता तो अभी बात किए थे, मॉडुलस होता तो किस में बदल जाता, +6 में बदल जाता, लेकिन यह मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और जब डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -6, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। यहाँ ये आंसर हुआ। तो इस तरह से कोई भी 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका हम डिटर्मिनेंट बहुत ही मज़े से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का। तो यहाँ देखेंगे टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सिंपल, ए इज इक्वल टू 2 3 1 5 क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इसे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। देखिए कितना मज़ा आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो देखेंगे इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए ए दिया है, इसके डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल है। और इस मैट्रिक्स को भी किस में एक्सप्रेस करेंगे, डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। और कर दीजिए फटाफट, तो क्या होगा, 2 3 1 5 हो गया, क्या हुआ। अब देखेंगे यहाँ क्या करना होगा, आपको कुछ स्पेशल करना होगा। स्पेशल क्या करना है, इसके वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है ना, यहाँ देखेंगे डायगोनली, यानी इस डायगोनल से हमें क्या करना है, इस डायगोनल से इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, कर देना है मल्टीप्लाई, और इस डायगोनल से भी इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ध्यान देंगे, पहले लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। बात किए थे लीडिंग डायगोनल पर। अगर मेरी जो भी जिस वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस टर्म्स का यूज कर रहा हूँ, अगर इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए, पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर आप यहाँ आकर के इसको कंटिन्यू करें तो बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज कि एक दूसरे से रिलेटेड रहा है, तो इसीलिए कभी भी किसी स्टेप को रिमूव नहीं करना, एलिमिनेट नहीं करना, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। इसलिए कंटिन्यूटी को फॉलो करिए और क्वेश्चन का मज़ा लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैथमेटिक्स आपके हाथों में, मैं बोलता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा जो बच्चा, जो लड़के मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको 4-4 घंटा दिन भर सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ा आता है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी बोझिल होता है। सोचिए ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कि वह ट्रिक पकड़ लिया है, और जैसे आप ट्रिक पकड़ लेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और ट्रिक से थोड़ा सा भी भटकेंगे, कोई भी स्टेप आपका अगर डगमगाया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप क्या करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी मैं बताया था इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, और डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 5 से। और मैं बोला था लीडिंग डायगोनल को पहले करना है। किसको करना है, लीडिंग डायगोनल को पहले। तो बताइए लीडिंग डायगोनल तो यही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, अब बीच में क्या लगा लेंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना, 7 इज योर आंसर। 7 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। इसको जनरलाइज किया जाए तो क्या होगा, जैसे मान ले कोई बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A12 A21 A22, जनरल फॉर्म है। अब बताएंगे जनरल फॉर्म है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या होगा बताएंगे। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22। आप बताओ, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A11 में मल्टीप्लाई होगा A22 से, बीच में माइनस होगा, A12 में मल्टीप्लाई होगा किससे, A21 से। इस तरह से क्या रहा, इस तरह से सिंपल आसान ये है कि इस तरह से यह जो रिजल्ट आया यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। और सिंपल सा यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दिए गए प्रॉब्लम्स का आपके साथ मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चैलेंज को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो यस लिखिए, यस कमेंट करिए। और चैलेंज को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मैं हर लेक्चर में इस बात पर जोर डालता हूं कि लाइफ चैलेंजों से भरा हुआ है, तो इस चैलेंज को हमें, छोटे छोटे चैलेंज को स्वीकार करना है। इन फ्यूचर आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तो उसके लिए अपने कंधे को मजबूत करिए और छोटे छोटे जिम्मेदारियों को उठाइए। चलिए यहाँ देखते हैं, प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम कहता क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो काफ़ी आसान है, मज़ेदार है। आप देखो यह किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है भाई? किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 2 ऑर्डर का। और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? आप बताओ। मैं बोला था डायगोनली एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। अब बताओगे लीडिंग डायगोनल x को x से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करिए x में x से, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस होगा ही। इसके साथ साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? इसको जब करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 का प्रोडक्ट होगा किससे? x माइनस 1 से। अब देखेंगे x स्क्वायर यहाँ मिला हमें, और यहाँ मिला क्या? a प्लस बी, a माइनस बी। आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला यूज करना होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज करिए यहाँ, और जैसे इसका यूज करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। फिर क्या? कैंसिल, और रिजल्ट हमें क्या मिला? 1 1 1 आपका आंसर मिला। कितना आसान है, आप बताइए। टफ लग रहा है क्या? मैथमेटिक्स से दिक्कत हो रही क्या आपको? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस मेरे साथ बने रहें, अंत तक बने रहें। बिकॉज कि अगला लेक्चर इसके बाद वाले टर्म, इसके बाद वाले टॉपिक के बाद का होगा, इसीलिए इस लेक्चर में अंत तक बनना आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर एक इक्वेशन को एक्सप्रेस किया है और उस इक्वेशन के वैल्यू को फाइंड करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई ना कोई सही होगा, उस पर टिक आउट करना है। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। ट्राई करिए, ट्राई करिए, और ट्राई करके आप मुझे कमेंट करें, फटाफट कमेंट करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आना शुरू हो गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। आप देखो, चलिए बहुत सारे लोग अभी भी मायूस हैं, मुझे लग रहा है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हैं ना आपके साथ, तो इसलिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए चुटकी बजाते हुए कैसे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने किस तरह से है देखेंगे। बोला है क्या? x to 18x इज इक्वल टू क्या दिया है? 6 to 18 6। अगर यह मैट्रिक्स होता, ध्यान देंगे, मैट्रिक्स होता तो हम क्या कर लेते? मैट्रिक्स होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेते। पता है ना, 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर मैट्रिक्स होता तो हम क्या कर लेते? x के करस्पॉन्डिंग में 6 है, हो जाता। 2 2 के करस्पॉन्डिंग में है ही, 18 18 के करस्पॉन्डिंग में है, और x के करस्पॉन्डिंग में 6 हो जाता। तो बहुत सारे लोग आप क्या करते? अगर उससे कोरिलेट करेंगे तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बट हम तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, और डिटर्मिनेंट में उस रूल से काम चलेगा नहीं। इसका अपना जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसे में हमें इस डिटर्मिनेंट को अलग अलग वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर इक्वेट करना होगा। तो देखिए कैसे होगा, आप बताओ। इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। 18 को 2 से करेंगे क्या होगा? 36।
बीच में इक्वल है, इक्वल लेंगे 6 को 6 से तो क्या होगा 36, 18 को 2 से क्या होगा, ये भी 36 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एक्स इज इक्वल टू रूट 36 होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। और 36 का रूट कितना होता है, तो केवल 6 ही नहीं होता है, प्लस और माइनस दोनों, यानी कि क्या होता है प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर कौन सही है, आप बताओ फटाफट, ऑप्शन कौन सही है। तो ऑप्शन आपका बी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। देखेंगे प्लस माइनस 6 और यह आपका आंसर हुआ। तो कितना मज़ेदार है, कितना आसान है, देखिए सोचिए। इस तरह से देखेंगे, एक ही बार अगर टॉप लेवल पर ले जाना है तो एक ही बार टॉप लेवल पर तो आप पहुंचेंगे नहीं, एक एक स्टेप करके ही हम अपने लेवल को हाई करेंगे। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि एक ही बार हम जेई का एडवांस का क्वेश्चन करना शुरू कर दें। आप पहले ट्रैक को तो ले चलिए, फिर धीरे धीरे हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे कि आप जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो थोड़ा सा फेथ रखिए और साथ में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और मैं बार बार बोला हूँ आपको, क्या पता मेरी बातों को आप फोकस करते हैं कि नहीं। जब कभी भी आप मेरे लेक्चर को देखने के लिए बैठें, आप कॉपी और पेन का यूज़ ज़रूर करें, रखें पास में। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर जैसा नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कॉपी और कलम के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें तो काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी आसान होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट भी आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अब आपके पास हो गया है, क्योंकि इसका जो थीम है वो आपके दिमाग में चमक रहा है। आप मतलब कि चमक रहा है। अब देखते हैं क्या है, मतलब यह डेल्टा है, इस डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। कितना आसान है, फटाफट करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और देखेंगे बीच में माइनस होता है, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप बताओ कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। कितना इजी है, बोलिए क्या टफ है क्या। तो देखेंगे काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आसान है। बस हमारे साथ बने रहें, 5 व्हील के साथ बने रहें। आप जितने भी यहाँ एक्सपर्ट हैं आपको उस बुलंदियों तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आप कल्पना भी न किए हैं। बस विश्वास रखिए 5 व्हील पर और 5 व्हील के साथ बने रहें सभी लेक्चर के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देखेंगे, अब हमें यहाँ फाइंड करना है माइनर्स। माइनर्स क्या है, किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में माइनर्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यह थोड़ा सा मज़ेदार है, थोड़ा सा फर्स्ट में सोचना होगा। और आप देखोगे यहाँ 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबका माइनर हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे माइनर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एम है। और किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का जब माइनर फाइंड करना हो तो उसके एलिमेंट्स, उसके माइनर को हम कैसे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। अब आपसे देखेंगे प्रश्न किस तरह का होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखेंगे प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, यह जो भी थीम दिए हुए, जो भी आपके साथ सामने जो डिटर्मिनेंट दिया है, कहेगा कि सभी एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड करो। तो पहले सबसे पहला जो एलिमेंट्स क्या है, A11, इसका माइनर हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर पाएंगे, देखेंगे इसका माइनर फाइंड करने के लिए देखेंगे आपको क्या करना होगा, जो इस एलिमेंट्स का ऑर्डर है उससे ही हम m के साथ लगा लेंगे। अब इसे ऐसे लिख देते हैं, क्या, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11। ध्यान देंगे A11 के माइनर को हम कैसे डिनोट करेंगे, M11 से डिनोट करेंगे, सिंपल है। A11 के माइनर को A11 से,
अब जब माइनर को M11 से डिनोट करेंगे तो क्या होगा बताएंगे। आपको करना क्या है, जिस एलिमेंट्स का माइनर हमें निकालना है उस एलिमेंट्स, वह जो एलिमेंट्स जिस रो और कॉलम में है उसे एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने की बात हो तो हम क्या करेंगे देखेंगे, यह फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दीजिए, सेकंड फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। अब बच क्या रहा है बताएंगे, जो बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। तो बच रहा है क्या, आप देखो क्या बच रहा है, A22 A23 A32 A33। अब बताएंगे इतना तो बच रहा है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, निकालेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस, देखेंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस A23 इंटू A32, यही तो रहा माइनर। फिर आप बताओगे, कोई कहेगा, ध्यान देंगे, कोई कहेगा, आप बताओ फटाफट, कोई कहेगा कि हमें इसका माइनर निकालना है, A13 का माइनर, किसका, A13 का। तो हम क्या लिखेंगे बताएंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनर ऑफ A13 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे, M13 का मतलब उस एलिमेंट्स का माइनर जो फर्स्ट रो में है। किस रो में है, या रो को डिनोट करता है या कॉलम को डिनोट करता है, पता है ना आपको। तो आप बताओ जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम के एलिमेंट्स, उस रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो आप बताओ, यह जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, बच क्या रहा है उसको आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट में ले लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, A21 A22, फिर देखेंगे A31 A32 A31 A32। अब इसका वैल्यू बताएंगे क्या होगा, कैलकुलेट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। तो क्या होगा, A21 इंटू A32 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A22 इंटू A31, यही तो रहा आपका। तो अब यहाँ देखेंगे सिमिलरली हमें इसी तरह सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। जब कोई डिटर्मिनेंट आपको दे दे और कहे कि इस डिटर्मिनेंट के माइनर निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट्स इसमें है उस सब का माइनर निकालना होगा। ये नहीं कि हम किसी एक दो का निकाल दे और काम चल जाए, ऐसा नहीं है। इट मीन्स जो भी हम काम अभी तक किए हैं इसका कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 9 टाइम्स करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट्स है उतना बार करना पड़ेगा। अब आपसे कोई वैसे इसका पूछ दे या मान ले कि इसी का देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, अब माइनर निकालते हैं किसका, A22 का। A22 का माइनर कैसे निकलेगा, इसको लिखेंगे क्या, माइनर ऑफ A22। A22 को कैसे लिखेंगे, M22। M22 का मतलब क्या है आप बताओ, यह जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाने की बात हो रही है, अभी तक बात हो रही है। अब बताओ, अब जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको ले लीजिए। कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं बताओगे भाई, बताओ। देखो क्या बच रहा है, A11 बच रहा है, फिर इसके साथ A13 बच रहा है, फिर A31 और A33 एलिमेंट्स। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको A11 का मल्टीप्लिकेशन होगा A33 से, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A13 का मल्टीप्लिकेशन होगा A31 से। इस तरह से क्या हुआ, इसके माइनर निकलेंगे। सिंपली सी मुझे विश्वास है कि आप इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबका माइनर आप फाइंड करेंगे। और माइनर को देख लीजिए, जिस एलिमेंट्स के माइनर को हम निकाल रहे हैं, जो ऑर्डर एलिमेंट्स का वही ऑर्डर माइनर वाले सिंबल का है। 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, 2 2 है, यहाँ भी क्या है 2 2 है।
तो वैसे मुझे विश्वास है कि आप जितने भी यहाँ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स बताएंगे, 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स का हमें क्या करना होगा, 9 टाइम्स माइनर निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब विश्वास है कि इसको समझ गए हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका क्या करना है, माइनर निकालना है। तो देखेंगे जैसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, कभी किसी तरह का डाउट नहीं रहे, इसके लिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन को रख रहे हैं और क्वेश्चन के साथ इस माइनर को कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। देखा जाए इसके माइनर को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ 3 के माइनर की बात करेगा। 3 के माइनर का मतलब क्या है या किस ऑर्डर में है, आप बताओ। इसके ऑर्डर को क्या लिखेंगे, 1 1। तो हम क्या लिखेंगे ये बताएंगे। माइनर इसका क्या हुआ, M11। M11 का मतलब देखेंगे 3 तो कई जगह हो सकता है, 3 इसमें देखेंगे और 2 जगह है, एक जगह -3 है, एक जगह +3 है। बट इस 3 को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई हम उसके ऑर्डर से कराएंगे। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर क्या है 1 1 है, इसीलिए उसके माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, M11 से डिनोट करेंगे। और M11 का वैल्यू क्या होगा बताएंगे फटाफट। मैं बोला था कि उस रो को हटाइए, कॉलम को हटाइए, हटा देंगे तो क्या बचेगा बताएंगे, फटाफट कमेंट करिए। 3 0 -1 -3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखोगे मल्टीप्लाई करो 3 में 3 से, 3 में -3 से क्या होगा, -9 और देखेंगे -0। तो ऐसे में क्या मिला हमें, -9 मिला कि नहीं मिला। कितना आसान है। फिर कहेगा, अब कहेगा बताएंगे आप, अब आपसे प्रश्न होगा कि इस 0 का माइनर निकालिए। 0 का मतलब उसका क्या होगा, ऑर्डर क्या है, M12। इसका ऑर्डर 1 2 है, बताओगे 1 2 है, तो इस रो और कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा बताइए फटाफट। 4 0 5 -3, इसका कैलकुलेशन करिए। 4 को -3 से तो -12 -0, इट मीन्स -12 इज योर आंसर। अगेन क्या होगा, अब फिर से इरेज करना पड़ रहा है मुझे बार बार, बिकॉज इससे आपके लिए क्लियरेंस होगा, साफ सुथरा दिखेगा और मज़ा भी आएगा। तो देखेंगे अगर आपसे कहे कि क्या 5 इस 5 का माइनर निकालिए, तो 5 का ऑर्डर क्या है। ऐसे माइनर तो सभी एलिमेंट्स का निकालना होगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ना होगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा बता दे रहा हूँ, बाकी को आप अपने कॉपी में निकालिए, फाइंड करिए और आप उसको कमेंट भी करिए कि हमने निकाल लिया, इसका आंसर आया। M11 M12 M13 M21 M22 M23 सभी एलिमेंट्स का निकालिए। तो चलिए इसका यदि निकालने को कह दे तो क्या निकालेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 3 और 1। तो यह इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करिए, हटा दीजिए, तो क्या बचेगा M31। इट मीन्स अब बताओ डिटर्मिनेंट में क्या ले लेंगे, 0 -2 3 0। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 6 इज इक्वल टू क्या हुआ 6 आंसर। है ना आसान, कितना इजी है। तो बताएंगे इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स है, इसमें भी कितने एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है, और 9 का हमें क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा। अब कोई कहेगा क्या कि यह अगर 2/3 ऑर्डर का दिया हो तो संभव है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो ऐसे आपको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कभी भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संभव है, तो यहाँ 2/3 पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, कोफैक्टर। वाह, बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है कोफैक्टर। और कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। और देखेंगे कोफैक्टर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर, जैसे हम माइनर को निकाले थे वैसे ही कोफैक्टर भी फाइंड करना होगा। और कोफैक्टर देखेंगे डिफाइंड कैसे है, CIJ कहें, जैसे हम MIJ का मतलब यह डिनोट करता है माइनर को, सिमिलरली CIJ किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को डिनोट करता है। और कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है, इसे ध्यान देंगे AIJ से भी डिनोट किया जाता है। इसके लिए 2 टर्म्स है,
क्या एक Cij, बिकॉज की फर्स्ट लेटर ऑफ कोफैक्टर इज C, सो और इसे ए से भी डिनोट किया जाता है, एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं, ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें क्या डिफरेंसेस है देखेंगे, माइनर कोफैक्टर में क्या डिफरेंसेस है, तो माइनर तो होगा, इसके साथ साथ -1 का पावर i प्लस j को लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। किस पर, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनर में किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 टू द पावर i प्लस j को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिफरेंसेस होगा माइनर और कोफैक्टर में, इस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक दो एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फाइंड करें, उसके बाद आगे के प्रोसेस को देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ भी अगर आपसे कह दे कि A11 का माइनर फाइंड करिए, कैसे निकालेंगे, इसके कोफैक्टर को क्या कहेंगे बताएंगे, कोफैक्टर को बात किए थे, इसको C11 से डिनोट करेंगे या इससे ही डिनोट करेंगे A11 से, और इसका सेंस ए है, देखेंगे -1 का पावर क्या ले लेंगे, -1 का पावर i प्लस j, क्या लेना है हमें, i प्लस j। अब बताओ i क्या, यहाँ इसको ही ना i बोलते हैं, इसको j बोलते हैं, पता है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं i, इसको क्या बोलते हैं j, यहाँ भी ये आपका i हो गया, ये j हो गया। तो आप बताओ इसको पावर के रूप में लेंगे, पावर के रूप में लेंगे तो क्या होगा 1 + 1 इंटू माइनर कितना है, माइनर को कैसे निकालते हैं, माइनर निकालना तो आसान है, आप सीख चुके हैं। तो माइनर को कैसे निकालेंगे, इस रो और कॉलम को हटाएंगे और बाकी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेंगे, तो क्या बचेगा A22 A23 A22 A23 A32 A33। क्लियर है, क्लियर है, आसान है। तो क्या होगा बताएंगे फटाफट, -1 के पावर कितना 2, -1 का पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, A22 इंटू A233 माइनस A23 इंटू A32, यही ना। अब देखेंगे -1 का पावर 2 का क्या सेंस है, -1 के पावर 2 का मतलब 1 है, और जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से हम चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बिकॉज जैसे हटाए हमारा रिजल्ट क्या हुआ, यही ना हुआ। तो ये आसान है। अब थोड़ा सा एक और बात आप ध्यान देंगे, एक दो बात ऐसी है, कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। जब कभी भी देखेंगे यह -1 का पावर i प्लस j जो दिया है, यह क्या डिफरेंसेस पैदा करेगा, तो इसके डिफरेंस को जान लें। कभी भी -1 का पावर i प्लस j हो तो क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे -1 के पावर i प्लस j, जब दो नंबर को ऐड करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, और यह रियल नंबर नेचुरल नंबर होता है, दो नेचुरल नंबर को जब ऐड किया जाए तो या तो वह इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा। ध्यान देंगे क्या मिलेगा, या तो इवन मिलेगा या तो ऑड मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे अगर -1 का पावर इवन हो जाए, इवन इट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, तो यह जो वैल्यू होगा +1 होगा, और +1 का मतलब है उस जो माइनर है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा। अब देखोगे लेकिन वही जब -1 के पावर ऑड हो जाए, ऑड हो जाए तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर ऑड, ऑड का मतलब -1 के पावर 1, -1 के पावर 3, -1 का पावर 5। अगर इस तरह से ऑड नंबर हो तो वह क्या होगा, -1 होगा, और वह क्या करेगा, पूरे रिजल्ट को नेगेटिव कर देगा, और यह जैसा कि तैसा रहने देगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ जो मिल रहा है, आप देखकर मुझे बताएंगे
कि यहाँ जो पावर है, सॉरी पावर का मतलब i और j को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और 2 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, तो बताएंगे इवन है। और इवन है इट मीन्स जब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वह किसके, इसका वैल्यू 1 होगा तो वह जो कोफैक्टर और माइनर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब इसका कोफैक्टर निकालें तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। और 3 का क्या मतलब है, 3 जो है ऑड नंबर है, और ऑड होने के साथ साथ यह जो भी माइनर होगा उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा, तो उसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर। तो यहाँ क्या होगा, आप देखोगे यहाँ क्या होगा 1 3 4, और 4 क्या है, 4 क्या है इवन की ऑड, तो इवन है। तो यहाँ क्या करेगा, वैसे है कि मतलब कि कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा, यहाँ नहीं होगा इक्वल, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो कहाँ कहाँ नहीं होगा इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं और उस पर बात कर लेते हैं, इसको दिमाग में रखेंगे। इससे एक ट्रिक भी बनेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप देखेंगे उस ट्रिक को पाने के लिए मेरी बातों को ध्यान से अभी देखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखेंगे कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, 1 to 3 निगेटिव हो जाएगा, 3 to 5 निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज कि 5 क्या है ऑड नंबर है। यहाँ 3 to 5 ये भी निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ बाकी जगह देख लो, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। इन दोनों को इसके ऑर्डर को जोड़ करके ऐड करके देखो, 1 3 5 1 2 3 देखेंगे 1 1 2 3 1 3 1 4, और यहाँ क्या हो 3 3 6 2 2 4। तो यहाँ देखेंगे निगेटिव हमें मिल रहा है कहाँ कहाँ, तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये सब निगेटिव है। अब आप बताओगे, इस पर थोड़ा सा और डिटेल से हम बात करेंगे और फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे इसको एलिमिनेट करके बढ़ेंगे। देखेंगे फाइंड करना है दूसरा एलिमेंट्स का कोफैक्टर, तो इसे क्या बोलेंगे C12। C12 का मतलब -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 × क्या होगा बताएंगे, माइनर को निकालना होगा। माइनर कैसे निकलेगा, इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा बताएंगे, क्या बचेगा A21 A23 A31 A33 A21 A23 A23 A31 A33। अब कैसे निकालेंगे, तो -1 के पावर 3, इसका मतलब क्या है -1, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू A21 × A33 माइनस A23 × A31। इस तरह से -1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसका निगेटिव कर लेंगे, तो यही तो रहा। इस तरह से आप इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे बारी बारी से। और कोफैक्टर को क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे देगा, यहाँ देख लीजिए। यह जो भी क्वेश्चन है इसका क्या करना है, हमें कोफैक्टर निकालना है सभी एलिमेंट। इसके फर्स्ट एलिमेंट्स का अगर कोफैक्टर निकालना है तो इसे क्या कहेंगे C11, या इसे ही कहेंगे A11। और इसका क्या मतलब है -1 के पावर 1 + 1 × इस रो और कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, तो देखेंगे क्या बचेगा 3 1 -1 और 7। क्या बचा 3 1 -1 7। अब फिर क्या -1 के पावर 2, इसका क्या मतलब है प्लस। क्योंकि इसका जो पावर आ रहा है 2 आ रहा है, 2 का मतलब क्या है इवन नंबर, इवन का मतलब पॉजिटिव। तो 1 × इसका क्या हुआ 21 -+1 = क्या हो जाएगा 22। C11 हो गया। फिर देखेंगे C12 निकालना है तो क्या होगा -1 के पावर 1 + 2। आपको पता है 1 2 का मतलब यह निगेटिव होगा, और जैसे निगेटिव होगा आप बताओ इसको और इसको हटाना होगा तो यहाँ मिलेगा 2 1 -5 7 2 1 -5 7। तो क्या होगा -1 × इसका वैल्यू कितना
तो 14 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना होगा बताओ, -1 इंटू माइनस देखेंगे 19 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -19, तो हो गया ना। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना होगा। सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, और अगर मान लें इस थ्री का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। थ्री को निकालने के लिए क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है बता दे फटाफट कमेंट करिए। तो इसका ऑर्डर 2 2 है, तो इसके कोफैक्टर को क्या कहेंगे, C22 कहेंगे ना। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन कौन निगेटिव होता है, ई वाला निगेटिव होता है, ध्यान देंगे। ये 4 को निगेटिव होता है, बाकी जो 5 एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जब इसका निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, देखेंगे C22 इट मीन्स क्या होगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू, देखेंगे एलिमिनेट करिए, इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करिए, क्या बचेगा 1 - 3 -5 और 7, तो क्या होगा -1 के पावर कितना 4 इंटू 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस माइनस प्लस 15, और क्या होगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा यानी 1 होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा -8 होगा। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -8 आंसर है ना, सिंपल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट जो है कह रहा है कोफैक्टर प्रॉपर्टी। कोफैक्टर का अपना एक प्रॉपर्टीज है, और इस प्रॉपर्टीज पर यदि हम बात कर लें, समझ लें, तो काम आसान हो जाएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस तरह से हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो जाए। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, इसको देखे बिना 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो देखेंगे कह रहा है क्या, इन और डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम with their corresponding cofactor is equal to the value of determinant. Simple है। In a determinant, the sum of product of elements of any row or column with their corresponding cofactor is equal to the value of determinant. कह रहा है किसी रो या कॉलम को ले लीजिए, किसी रो या कॉलम को ले लीजिए। जैसे ये मान लें आपके सामने एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसके किसी रो या किसी कॉलम को हमें ले लेना है। जैसे किसी रो या किसी कॉलम को ले लेंगे और साथ ही साथ उसके कोफैक्टर को ले लेंगे, तो वह क्या होगा उस तरह से, और कोफैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जब ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखेंगे। जैसे यह डिटर्मिनेंट है, तो इसके फर्स्ट रो को लेते हैं, क्या लेते हैं R1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसे। R1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो R1 का फर्स्ट लेटर क्या है बताएंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है A11, A11 है। अब बताइए इसका कोफैक्टर क्या हुआ, तो कोफैक्टर हुआ C11, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो क्या है A12 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा C12 है। साथ ही साथ तीसरा जो एलिमेंट्स है इसको क्या बोलेंगे A13, और इसका कोफैक्टर क्या होगा C13। और इस तरह से अगर इसको निकाल करके ऐड कर दें तो मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, है ना आसान। इसको चेक करेंगे आगे, ऐसे इसे प्रूफ भी किया जाएगा। आगे देख लें, इसको दूसरे ढंग से अगर निकालना हो तो यहाँ आपको फर्स्ट रो के ही रिस्पेक्ट में निकाले हैं, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या होगा बताओगे। R2 के रिस्पेक्ट में निकाले तो क्या होगा, R2 का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है A21 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा C21। समझ में आ रही बात। जो एलिमेंट्स हम लेंगे, जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे, उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो बताओगे
A21 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, C21, इसके करस्पॉन्डिंग में इसका जो कोफैक्टर होगा यही ना होगा, फिर प्लस देखेंगे। अब इसके बाद वाला एलिमेंट्स क्या है, A22 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, C22 से, प्लस इसके बाद वाला एलिमेंट्स क्या है, A23, इसका करस्पॉन्डिंग में जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, 23, और सबको निकाल करके अगर ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि काफ़ी टफ काम है, काफ़ी कठिन है, जिसमें हमें क्या करना होगा, ओह क्या एल में रो को लेना है, कॉलम को लेना है, या फिर उसके साथ कोफैक्टर निकालना है, माइनस प्लस लेना है, तो सही में टफ हो गया। तो घबराने की बात नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, और मुझे विश्वास है कि अभी पेशेंस रखिए 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट यह काफ़ी ही आसान हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक है, वो भी ट्रिक आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे इस तरह से थर्ड रो के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो क्या R1, R2 और R3 के ही रिस्पेक्ट में निकलेगा, नहीं। अब ये चाहे तो हम क्या कर लेते हैं, C1, C2 या C3 के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कितना तरीका, कितने वेज है, किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड करने के कितने तरीके हैं, उसके तरीके हैं कितने, 6। पहला क्या हो जाएगा, R1, R2, R3 के रिस्पेक्ट में, या C1, C2 और C3 के रिस्पेक्ट में जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसको आसान वे में कैसे ले लें, थोड़ा सा यहाँ देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर मैं कुछ बात और करूँगा उसके बाद, क्योंकि इससे और रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको छोड़ने वाले हैं नहीं हम। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए हम देखते हैं क्या आगे की कुछ और बातें। अभी मैं बात किया कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स एवं उसके कोफैक्टर को, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। कोई एक रो ले ले, जैसे मान ले मैंने फर्स्ट रो को लिया, किसको लिया, R1 को हम ले रहे हैं। R1 का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, A11 है, और उसी रो के कोफैक्टर को हम नहीं लेते हैं, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर को लेते हैं। क्लियर है मैं क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। किसी रो को लीजिए और जब कोफैक्टर की बात होती है तो उस रो को छोड़ करके किसी दूसरे रो के कोफैक्टर को लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। देखेंगे कैसे, A11 और हम इसके साथ साथ ले लेते हैं C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। क्या मतलब सीखने को मिला कि इसके साथ जो एलिमेंट्स आया है, इसके साथ जो एलिमेंट्स आया है वह किसका आया है, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स। लेकिन जो यह कोफैक्टर हम फाइंड किए हैं, ध्यान देंगे कोफैक्टर किसका है, यह जो है किसका है, R1 का है, एलिमेंट्स R1 का है, लेकिन कोफैक्टर किसका है, R2 का, R2 का है। तो देखिएगा जैसे हम दूसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, करा वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्या बोला है, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो सिंपल है, इस पर तो बात कर ही चुके हैं। कितने तरीक़ा से निकालेंगे बताएंगे, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के, R3 के, C1, C2, C3, इतने 6 तरीक़ा से। अगर 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है
तो इसको कितने तरीका से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 6 तरीका है। थ्री वेज जो है रो के अकॉर्डिंग, 3 वेज जो होगा कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई आपसे कहे कि C2 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होगा तो कैसे निकालेंगे आप फटाफट बताइए, तो कमेंट करिए। और कमेंट अगर लिखने में दिक्कत हो तो कॉपी में जरूर नोट करिए। देखेंगे C2 कौन है बताएंगे, ये वाला C2 है। इसके एलिमेंट्स को लेना होगा। एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट्स क्या है A12। अब बताओगे इसका कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर A12 के कोफैक्टर को क्या बोलेंगे C12 प्लस सेकेंड एलिमेंट्स क्या है A22 और इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे C22 प्लस तीसरा एलिमेंट्स क्या है A32 और इसका कोफैक्टर क्या होगा C32। इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, रिजल्ट आ जाएगा। वही काम यहाँ से इसको लिए थे, कोफैक्टर हम इसका ऐड करते तो क्या हो जाता, रिजल्ट 0 हो जाता। तो है ना आसान। तो इस तरह से हम कितने तरीका से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये जो 6 तरीका है इसके द्वारा हम किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये कह रहा है क्या, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हमें फाइंड करना है रो वाइज करना है। तो आपको मैं बताया हूँ किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हमें निकालना होगा वह 6 तरीका से निकलेगा। यदि डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का हो, 3 रोज होगा और 3 कॉलम वेज, तो अगर रोज के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 3 वेज होगा और कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 3 वेज होगा। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रो वाइज हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने से पहले हम एक छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं और ट्रिक काफ़ी काम का होगा। आपको यहाँ क्या करना है, 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके एलिमेंट्स के मतलब कि साइन को देख लेना है। तो आप बताओगे यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 1 है और 1 1 जोड़ोगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, -1 का पावर। जैसे कि आपको पता है -1 के पावर अगर ऑड होगा तो रिजल्ट क्या होगा निगेटिव, वही -1 के पावर इवन होगा तो ऑड रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव। तो आप देखो इसको ऐड करोगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या है इवन है, इसलिए यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। इसके लिए क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हो गया ना। और इसके लिए मैं एक चीज़ बताया था आपको, क्या बताया था, शुरू में डिस्कस किया था कि ई वाला ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है खुद को निगेटिव कर लेता है, कोफैक्टर जब फाइंड करते हैं तो अब हमें क्या करना है ना, करना क्या है इसी का यूज करना है डायरेक्ट माइनर के साथ इसका जो नंबर का पावर है -1 का जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे कोफैक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे R1 के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट से क्या है 1 और 1 के लिए साइन क्या है प्लस, तो क्या ले लेते हैं +1 लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 1 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और फिर देखेंगे इसके बाद देखोगे इसके साथ हम इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा 3 1 -1 7। फिर इसके बाद वाला जो एलिमेंट्स है वो क्या है 0 है, 0 के लिए कौन सा साइन है माइनस, तो क्या लेंगे -0 इंटू, अब बताओ इस रो और इसी कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 1 -5 7। फिर क्या होगा, अब तीसरा आगे का एलिमेंट्स क्या है बताएंगे -3 के लिए यहाँ सिंबल क्या है पॉजिटिव, तो क्या ले लेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और क्या होगा इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करिए, इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे तो मिलेगा क्या हमें 2 3 5 -1, क्या मिला 2 3 5 -1। अब आगे देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू इसका क्या होगा 21 माइनस प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 0 से देखेंगे 0 जहाँ भी आ जाए कोफैक्टर के रूप यहाँ
आउटसाइड में, तो इसके रिजल्ट को डायरेक्ट 0 लिख देंगे। फिर क्या है, आपको मिल रहा है क्या, -3, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 15। अब देखिए इसका जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 22, यहाँ मिला आपको 0 और यहाँ क्या मिला, -3 × 13। अब क्या इसका मतलब है 22 माइनस क्या होगा 39, और 39 को 22 से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, -17 हो गया ना। तो -17 इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हमें सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, देखेंगे। सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है इसके लिए, तो 2 के लिए सिंबल क्या है आप बताएंगे, -2। फिर -2 के रिस्पेक्ट में आप देख लेंगे तो क्या बचेगा, 0 -3 -1 7, क्लियर। फिर आप 3 को लेंगे तो 3 के लिए सिंबल क्या होगा, +3, और फिर इस रो कॉलम को हटाइए, 1 -3, फिर बचेगा क्या, -5 7। फिर क्या मिला हमें, अब यहाँ 1 को ले लेते हैं तो 1 के लिए सिंबल निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो क्या होगा आप बताओ, 1 0 -5 -1 1 0 1 0 -5 और क्या होगा, -1। क्या होगा देखेंगे, -2 × 0 और क्या होगा, -3। फिर यहाँ +3 × 7 माइनस क्या होगा 15, और यहाँ मिला क्या, -1 × -1। कैलकुलेट करते जाइए, क्या होगा, माइनस माइनस +6। फिर यहाँ हो जाएगा क्या, -8। इसका रिजल्ट क्या होगा, -8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और फिर इसका वैल्यू क्या हुआ, +1। तो इसका मतलब क्या है कि 7 1 और देखेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 -24, इट मीन्स क्या होगा 17 -17। तो आप देखोगे यहाँ भी रिजल्ट क्या हुआ 17, यहाँ भी रिजल्ट क्या हुआ -17, दोनों जगह इक्वल है कि नहीं है। इस तरह से आप अगर R3 के रिस्पेक्ट में भी वैल्यू निकालेंगे तो वही -17 ही आएगा। इस तरह से अगर हम जो इसका जो रो वाइज यानी किसी भी रो के अकॉर्डिंग हम वैल्यू जब निकालेंगे उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल होगा। तो आप जिस तरीका जो तरीका आपको आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हो। अब आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कॉलम वाइज करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम किसके अकॉर्डिंग करना होगा, कॉलम वाइज करना होगा। और कॉलम वाइज करेंगे तो देखेंगे फटाफट आप ध्यान देंगे C1 के अकॉर्डिंग अगर इसका वैल्यू निकालें तो C1 का पहला एलिमेंट्स क्या है, क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो देखेंगे फटाफट, यहाँ C1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है बताएंगे आप, 1 के लिए सिंबल क्या होता है, प्लस, पता है। 1 के लिए नहीं, उस प्लेस के लिए सिंबल देखना होता है, नंबर के लिए, स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं होता है, प्लेस का होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ वाले एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सिंबल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा 1, और इस रो कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 1 -1 और 7। फिर आप बताओ सेकेंड जो फर्स्ट कॉलम है उसका सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, 2 है। 2 के लिए सिंबल क्या है, -2। अब आप बताओ इसके रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 0 -3 और क्या बचेगा -1 7। अगेन क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट्स क्या है, -5 के लिए सिंबल क्या है, प्लस आएगा। और फिर क्या बचेगा 0 -3 और 1, है ना, सिंपल। अब क्या है, अब इसका कैलकुलेशन करिए, 1 × इसका क्या होगा, यहाँ 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर देखेंगे -2 × 0 और -3, देखेंगे 3 टाइम्स अगर नेगेटिव आएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या है -5 × 0 और माइनस +9। अब आगे देख लेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22। फिर क्या -2 × -3
और -5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 45। आगे देख लेते हैं फटाफट। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा 22 माइनस कितना भाई 22 प्लस 6 माइनस 45 और क्या है 28 माइनस 45 इट मीन्स। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या होगा -17। यहाँ भी आपको मिल गया -17 और -17। देखेंगे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी जब इसका वैल्यू फाइंड किए तो क्या हुआ -17 हुआ। इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस के लिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का भी इस्तेमाल करेंगे और सिमिलरली इसी के जैसा नहीं, एकदम -17 ही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है सेरस डायग्राम। सेरस एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताया इन्होंने। तो उसी तरीका का हम यूज करेंगे। वो क्या सिस्टम दिए थे उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो देखेंगे ये अभी चुटकी बजाते हुए इसका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। क्या किया इन्होंने तो देखेंगे इन्होंने किया क्या कि जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, डिटर्मिनेंट के साथ साथ जो इसका फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है उसको पुनः इन्होंने क्या किया आगे जैसे देखेंगे यह फर्स्ट कॉलम है इसको पुनः मैं लिख देता हूं। जैसे देखेंगे 1 0 -3 2 3 1 -5 -1 और 7 है। मिल रहा ना आपको। अब इन्होंने क्या किया क्या कि जो यह फर्स्ट कॉलम था और सेकंड कॉलम इसको उठा करके यहाँ डाला, इसको उठा करके यहाँ डाला। सिंपली से जब इसको डालेंगे हम यहाँ तो क्या मिलेगा बताएंगे 1 2 -5। देखेंगे फर्स्ट कॉलम को उठा करके फोर्थ कॉलम के रूप में ले लिए हैं, फिर सेकंड कॉलम को उठा करके फिफ्थ कॉलम के रूप में लेंगे तो क्या होगा 0 3 और -1 है ना आसान। क्या किए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के रूप में अरेंज कर लिए हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आप देखोगे इन्होंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया, डायगोनली मल्टीप्लाई किया। तो डायगोनली फर्स्ट एलिमेंट से इन्होंने स्टार्ट किया और ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया। और देखेंगे अब तो थ्री एलिमेंट्स का सीक्वेंस नहीं मिल रहा। यहाँ 2 का मिलेगा, यहाँ 1 का मिलेगा, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, तो यहाँ इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इनका जो यूज था वो ऐसे किए। देखिए अब यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और यहाँ से लेकर के इसको तीनों को। अब क्या है ना जो व्हाइट लाइन में जिसको किया गया उसको पहले इन्होंने किया। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है इन्होंने पहले यूज किया और पहले यूज करने से क्या मिला हमें देखेंगे 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 3 से 3 या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 7 जा 21। फिर इन तीनों को ऐड करना है। जो आप देख रहे हैं जो व्हाइट शैडो व्हाइट कलर से जो राउंडेड है उसको उन्होंने क्या किया प्लस में किया, और जो येलो से है उसको भी क्या किया प्लस में करके इस टोटल रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट किया। तो देखेंगे इसको मैं अलग लिखूंगा तो क्या हुआ 1 3 7 तो क्या हुआ 21। इसको मल्टीप्लाई देखेंगे इसके साथ 0 है तो यह 0 हो ही जाएगा +0। फिर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 2 से तो -6 को -1 से करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब बीच में इन्होंने माइनस लगाया और जो येलो वाला साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 को 3 से 9 और क्या होगा देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 45 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 1 1 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ आपका ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा 27 और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा
कितना हो जाएगा देखेंगे 45 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा, और 27 से यदि 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ भी आपको -17 मिला। तो यह भी काफ़ी ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चंस के फर्स्ट कॉलम को फोर्थ में कन्वर्ट करना है, सेकंड कॉलम को फिफ्थ में कन्वर्ट करना है, और ऐसे डायगोनली इसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेना, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यह काफ़ी ही आसान है। आप इसका यूज आगे के बहुत सारे, आप अपने बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं, और इससे इजीली आप किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा। अब चलें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, देखेंगे आपके लिए एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। तो चलिए फटाफट ट्राई करेंगे क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। आप यहाँ देखोगे ए जो है, ए यहाँ एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ध्यान देंगे। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स है तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी LHS को कन्वर्ट करना है RHS में। तो LHS को कैसे RHS में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो A दिया है उससे हम क्या फाइंड करेंगे, 2a फाइंड करेंगे। तो 2a फाइंड करने के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट, आगे के हम क्लासेस में और भी बहुत सारे चीज़ सीखेंगे, लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा देख लेंगे। 2a फाइंड करना है, इट मीन्स 2 से मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा बताएंगे 1 2 4 2। आप बताओ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका सेंस ये है कि इस 2 से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। जब सभी में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे, यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 8 होगा, और यह कितना होगा 4 होगा, है ना इजी। अब बताएंगे फटाफट इसका वैल्यू निकाल देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, LHS निकल जाएगा। सो आप बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, अब इस 2a का वैल्यू तो हमें यहाँ मिला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर कितना होगा, तो बताओ क्या मिलेगा हमें, 2 4 8 4। ये कैसे होगा, मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, घर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24 आंसर। LHS का तो -24 आया। अब चेक कर लेते हैं क्या RHS का भी इतना ही आएगा क्या। तो RHS को कैसे हम फाइंड करेंगे, RHS देखेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालना होगा RHS के लिए। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू कितना होगा, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करिए तो 1 2 4 2 है। अब बताओगे इसका कैलकुलेशन करिए तो क्या होगा 2 माइनस 4 2 जा 8, 2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -6 होगा ना, होगा। अब बताओगे अब क्या, ये तो आपका LHS निकल गया, LHS का वैल्यू कितना आया था -24। अब RHS के वैल्यू को फाइंड करने के लिए RHS का पार्ट क्या दिया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, 4 इंटू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू कितना है -6। तो यहाँ क्या ले लेते हैं -6। तो 4 को -6 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ भी मिल रहा है 24। तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या LHS का वैल्यू RHS के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट A। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो आगे के लेक्चर पर मैं डिस्कस करूंगा, जहां आप सीख पाएंगे किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे इजीली फाइंड करें। अब इसी पॉइंट के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।